अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करेंगे 2024 का। ग्रुप है फर्स्ट। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता है 9 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया और इनको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब 9 ओम की रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो हर रेजिस्टेंस कितने ओम की बनी, 3 ओम की। तो यहाँ पर एक हिंट है कि मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3 ओम। हमने क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो मिनिमम रेजिस्टेंस के इक्वल होती है या फिर उससे लेस होती है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर पॉसिबल आंसर हो सकता है हमारा ए और बी। ठीक है, अब हम इसको फार्मूला से देखते हैं। ठीक है, फार्मूला है 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया 9 ओम को, तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी, 3 ओम। तो ये बन गया 1/3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम लिया तो आंसर आया 1/r इक्विवेलेंट 1 और r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर पॉसिबल आंसर क्या आ गया, 1 ओम। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता डाई इलेक्ट्रिक को चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स में रख दिया गया तो एनर्जी स्टोर जो है वो क्या होगी। तो जब डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर। चूंकि एनर्जी डेंसिटी ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज होगी तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर एक हिंट ये है, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है V = ED। अगर ऐसे आ जाए एमसीक्यूज, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी डिक्रीज हो। जब वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक हिंट के तौर पर है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। चार्ज के मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है वो कितनी है, 9000 न्यूटन। देन डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड बता दी है, फोर्स बता दी है। उन चार्जेस के दरमियान में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि Q1 एक चार्ज है और एक चार्ज है Q2, तो इनके दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस R फाइंड करना है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला पता है F = K Q1 Q2/r²। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो R जो है उसको सेपरेट किया तो F जो है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2/F। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज एक था 10 माइक्रोकूलम, 10 और माइक्रो की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻6। 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड है 40 माइक्रोकूलम, तो उसका भी माइक्रो 10⁻⁻6 और डिवाइड कर देंगे, फोर्स की वैल्यू थी 9000। इन सबको जब मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया ये, और इसको 9000 से डिवाइड करवाएंगे तो r² की वैल्यू आ गई 400 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो r का जब स्क्वायर रूट लिया r² का तो ये बन गया r, और इस वैल्यू का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गई 20 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आंसर ये नहीं मिल रहा, तो इट्स मीन यहाँ पर C और D तो नहीं हो सकता। अब हम इसकी सेंटीमीटर में कन्वर्जन करके देखेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जब भी मीटर एक बड़ा यूनिट है, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 20 × 10⁻³ इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन केस ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल अल्फा इज एंगल बिटवीन। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल जो है उस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो अल्फा जो है वो एंगल देखना है कि किन के दरमियान। टॉर्क का फार्मूला था टॉर्क = NIBA sin थीटा। असल में ये फार्मूला था sin 90 - थीटा। यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो किसके दरमियान में होता है, वो B और वेक्टर एरिया के दरमियान में होता है। अगर हम इस फार्मूला को, लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फा एंगल चाहिए। ठीक है, तो अल्फा एंगल जो देखना है तो हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे अब इसको। तो ये बन जाएगा NIBA, 90 - थीटा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉज में, और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो अल्फा एंगल है वो किसके दरमियान में होगा, वो होगा बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। कहता ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 500 टन्स इन प्राइमरी एंड 200 टन्स इन सेकेंडरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टन्स हैं 500, जबकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टन्स हैं कितने, 200। व्हेन अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड एट द प्राइमरी, एक बैटरी 9 वोल्ट की लगा दी गई प्राइमरी कॉइल को, तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, किसके ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर। तो हमने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन यही है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर सकता है या फिर स्टेप डाउन कर सकता है। मीन्स के एसी वोल्टेज को या बढ़ा सकता है या फिर उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क्स करता है ओनली विद एसी, यानी कि वो सिर्फ एसी के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। एसी उसकी डेफिनेशन में ही यही है, उसका फंक्शन क्या है कि वो जस्ट एसी को या तो स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन कर देगा। तो जब बैटरी उसको लगाई गई है यानी कि वो डीसी है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारे सेकेंडरी के ऊपर हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमें करंट दिया गया है, यहाँ पर हमें टर्न्स बताए गए हैं एन, और यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू बताई गई है। हम देखें तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर का फार्मूला था U इक्वल टू 1/2 LI²। 1/2 कॉन्स्टेंट है, L हमें नहीं मालूम, तो L फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला पता है L इक्वल टू N φ/I। अब यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 1000 यहाँ पर पुट किया। 5 फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁴, और डिवाइड किससे करना है, करंट से। करंट कितना है, 1 एम्पियर। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10⁻³ को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻⁴ से, तो आंसर आया 0.1 हेनरी। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमारे पास आ गई 0.1 हेनरी। अब हम एल की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो अब 1/2 एल की वैल्यू आई 0.1 और करंट क्या था, 1 एम्पियर। जब इसके अंदर पुट किया तो 0.1 को अब 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ गया 0.05 जूल। तो इट्स मीन के इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी है, 0.05 जूल। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यूज नंबर 7 देखते हैं। कहता है द रिस्टोरिंग कपल इन मूविंग गैल्वेनोमीटर इज ड्यू टू। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रिस्टोरिंग कपल है वो किसकी वजह से होता है, कॉइल में करंट की वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, कॉइल किस मटेरियल की बनी है उसकी वजह से होता है, या फिर वायर में ट्विस्ट की वजह से होता है। तो गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था एक वायर जो होती है वो क्या होती है, सस्पेंड की करी होती है, और वो वायर की जो ट्विस्टिंग सस्पेंशन वायर है ये क्या करेगी, रिस्टोरिंग कपल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर हम इसकी वजह से ही रिस्टोरिंग कपल होता है। तो इसका आंसर होगा 7 का ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 8 देखते हैं। कहता अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f if capacitance of the circuit is increased 4 times then resonance frequency is। एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दिया है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बताई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f। कहता अगर इस सर्किट में जो C कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाए तो फिर बताएं कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 π√LC। अब क्या है, कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि C प्राइम इक्वल टू 4C। अब ये वैल्यू जो है हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो FR इक्वल टू 1/2 π√4LC बन जाएगा। ठीक है, जब 4 का स्केयर रूट लिया तो क्या बना, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 सेपरेट कर लिया, 1/2 π√LC। ठीक है, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर है, FR के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, FR बाई, का मतलब है कि अगर कैपेसिटेंस 4 टाइम इंक्रीज होती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9 है द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज। एम्पलीफायर क्या करता है, दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, मीन्स कि उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन क्या होता है कि जो क्रस्ट है वो ट्रफ बन जाता है
और जो ट्रफ है वो क्या बन जाता है, क्रस्ट। मीन्स के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। इनपुट पर हम लोगों ने ये सिग्नल दिया और आउटपुट पर जब हमें सिग्नल मिलता है, एम्पलीफाई तो वो होता है, बढ़ तो जाता है, लेकिन उसमें क्या आता है, 180 का फेज शिफ्ट आ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो 9 का क्या होगा, करेक्ट होगा। MCQs नंबर 10 देखते हैं। कहता है इन हिस्टैरिसीस लूप लैगिंग ऑफ मैग्नेटिज्म बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हिस्टैरिसीस लूप की डिफाइन जो है ना वो क्या इसमें बता रहा है कि जो मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के पीछे होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, तो इसमें क्या आता है, जब भी किसी सॉफ्ट मटेरियल यानी कि आयरन को मैग्नेटाइज किया जाता है तो मैग्नेटाइज जो है वो इमीडिएटली नहीं होता, बल्कि उसको दिए गए करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट देते जाएंगे उतनी जल्दी से वो क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा। तो ये जो है मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के पीछे चल रही है या उसको लैग कर रही है, तो ये जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस। का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है पावर फैक्टर इज 1 फॉर प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कि पावर फैक्टर जो है इन चारों में से किसका क्या होगा, 1 होगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। ठीक है, जो होता है प्योर रेजिस्टर सर्किट उसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। ठीक है, इन फेज होने का मतलब है यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो जब हम यहाँ पर cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1। तो इट्स मीन कि प्योर रेजिस्टर सर्किट की पावर फैक्टर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 11 का ऑप्शन क्या होगा, सी। नंबर 12 है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करंट है 1 मिली एम्पियर और मीटर करंट है 100 मिली एम्पियर। करंट गेन बीटा क्या करना है, फाइंड करना है। तो बीटा का फॉर्मूला होता है IC/IB। ठीक है, बेस करंट दिया हुआ है और मीटर करंट दिया हुआ है, IC नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमने सबसे पहले IC फाइंड करना है। तो IE जो है वो किसके बराबर होता है, मीटर करंट जो है वो बेस और कलेक्टर करंट का सम होता है। यहाँ से हम कलेक्टर करंट को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा IE माइनस IB। IE की वैल्यू है 100 और IB की वैल्यू है 1। तो 100 में से जब 1 को माइनस किया तो आंसर आ गया IC की। बीटा है IC/IB। तो IC की वैल्यू कितनी आई है, 99 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमने पुट किया 99 और IB की वैल्यू क्या थी, 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से कट गया तो आंसर क्या आया, 99। यानी कि इस ट्रांजिस्टर की करंट गेन कितनी आई, 99। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ 13 है इन लेजर द एक्साइटेड एटम रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम इट्स मेटा स्टेबल स्टेट। तो लेजर के अंदर कितनी स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, फिर उससे ऊपर होती है मेटा स्टेबल स्टेट, फिर उससे ऊपर होती है एक्साइटेड स्टेट। कह रहा है कि एक्साइटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मेटा स्टेबल स्टेट में पड़ा है तो वो ग्राउंड स्टेट में कितने टाइम के बाद आएगा। तो मेटा स्टेबल स्टेट की जो लाइफ है वो कितनी है, 10⁻³ सेकेंड है। यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर 10⁻³ सेकेंड के लिए ही स्टे करता है और दोबारा से फिर वो क्या आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 14 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स कैन काउंट फास्ट एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज। यहाँ पर कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो डिटेक्टर है वो लो वोल्टेज पर ऑपरेट करता है और वो जो डिटेक्शन है या फिर वो जो काउंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, रेडिएशंस को फास्ट काउंट करता है। तो कौन सा इन चारों में से हो सकता है, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो लो वोल्टेज के ऊपर क्या करेगा, ऑपरेट करता है और ये जो है फास्ट क्या कर लेता है, काउंट भी कर लेता है रेडिएशन। MCQs नंबर 15 है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इज। एक फोटोन जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ है उसका क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। तो एनर्जी का फार्मूला है HF और मोमेंटम का फार्मूला आता है E/c। तो E की वैल्यू क्या है, HF, यहाँ से पुट कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा HF/c। किसी भी फोटोन का F जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और C जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। उस फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, HF/c। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। MCQ 16 है, कहता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड्स आर यूज टू। कैडमियम रोड जो न्यूक्लियर रिएक्टर में लगी होती हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो अब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को। तो 16 का है ऑप्शन सी। 17 है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इज। एक पार्टिकल उसका मास m है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी क्या फाइंड करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो मोमेंटम का फार्मूला है P इजकल टू एच ओवर लैम्डा। यहाँ से हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा सेपरेट कर लिया तो ये हो गया एच ओवर पी। और मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है 2me स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम की वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लैम्डा इजकल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2me। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका होगा ठीक, ऑप्शन बी। तो 17 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है।